हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड पार्ट, जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, गवर्नेंस इन इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आज जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है वो आखिर कितने एक्ट्स के थ्रू पास हो के ब्रिटिशर्स के टाइम पे बना है, क्या क्या उसमें चेंजेस हुए हैं, वो आज हम यहाँ पे हिस्ट्री में जो चेंजेस हुए हैं वो डिस्कस कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, गवर्नेंस इन इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले गवर्न का मतलब सोचते हैं। गवर्न मीन्स टू कंडक्ट द पॉलिसी, एक्शंस एंड अफेयर्स विद अथॉरिटी और टू कंट्रोल, इन्फ्लुएंस और रेगुलेट अ पर्सन, इवेंट एंड एक्शन। गवर्न मतलब किसी भी चीज को रूल करना, ठीक है। एक शॉर्ट में अगर मैं आपको हिंदी में बोलूँ तो, ठीक है। इट मीन्स टू कंडक्ट द पॉलिसी, एक्शंस एंड अफेयर्स विद अथॉरिटी। जो भी एक्शन आपको लेनी है वो आप किसी अथॉरिटी के थ्रू करोगे, जो कंट्रोल आप करोगे किसी अथॉरिटी के थ्रू करोगे। इन्फ्लुएंस अगर आपको करना है, रेगुलेट करना है किसी पर्सन को, किसी इवेंट को, किसी एक्शन को, दैट इज द मेन इसेंस ऑफ गवर्न। गवर्नेंस, अब ये है इसका action form. Governance means assigning some people the responsibility of making laws, norms and defining behavior for the majority of the people. Governance का मतलब होता है कि आपने कुछ ऐसे लोग बिठा दिए जो अब उस चीज को गवर्न करेंगे, जो लॉज बनाएंगे, नॉर्म्स बनाएंगे, जो लोगों का बिहेवियर, जो उस पोस्ट पे बैठेंगे उनका बिहेवियर कैसा होगा वो डिसाइड करेंगे, और ये मेजोरिटी ऑफ द पीपल में से आते। दैट इज गवर्नेंस, ये इसका वर्किंग फॉर्म। अब बात करते हैं हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ गवर्नेंस। द बिगिनिंग ऑफ द एपिक्स, द कौटिल्यास, अर्थशास्त्र, अशोकास धर्म, कमंडकियास नीतिसार, पॉलिटिक्स एंड मॉरलिटी, ये सब इसके हिस्ट्री है। यहाँ से एक्चुअली गवर्नेंस वर्ड निकल के आया कि कैसे आपको लोगों को रूल करना है, कैसी एक्शंस उनकी होनी चाहिए, कौन लोग रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी होगा, ये सब निकल के आता है। एपिक्स, कौटिल्य, अर्थशास्त्र, अशोक धर्म, इन सब में से कुछ कुछ चीजें ली गई हैं और फिर ये सब चीजें बनाई गई हैं। History of good governance spans the period of Vedic age, modern empire, and IVC, displaying diverse range of administrative skills, morals, and practical knowledge. यानी कि गवर्नेंस इतना पुराना है कि ये आता है वैदिक एज से, ये आता है मॉडर्न पीरियड से, ये आता है आईवीसी से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, और वहां से हमने मॉरलिटी, प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिकल नॉलेजेस के थ्रू गवर्नेंस बनाया है। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की नींव जो है, जो बेस है, जो रूट है, ये यहाँ से है। अब सबसे पहले हमने पढ़ा था इसमें द एपिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहला सोर्स ऑफ गवर्नेंस, दैट इज एपिक्स। एपिक्स में दो आते हैं, एक है रामायण और एक है महाभारत। बोथ एपिक्स टेल दैट हाउ एन आइडियल किंगडम शुड रन, बट नो फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस। एक आइडियल किंगडम कैसा होगा, बट कोई फ्रेमवर्क, कोई रूल्स लॉज हमें नहीं मिलते हैं इन दोनों से। बट हाँ, एक आइडियल किंगडम कैसा होना चाहिए ये हमें जरूर मिलता है। One concept which pervades in this early text is Matsyanya और लॉ ऑफ द फिश, where large fish eat small fish। जो भी बड़ी मछली होगी वो छोटी मछली को हमेशा खा जाएगी। दैट इज लॉ ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। अगर आपको जीना है, अगर आपको सर्वाइव करना है, तो यू हैव टू बी बिग, और जो भी आपसे बड़ा है वो आपको खा जाएगा, ठीक है। ये लॉ ऑफ मत्स्यान्या, ये हमें इन दोनों एपिक्स से मिलता है। अनदर कॉन्सेप्ट जो यहाँ से आता है कि किंग शुड नॉट लिव फॉर हिमसेल्फ बट फॉर द पीपल। राजा जो है वो खुद के सेल्फ के लिए नहीं जीता है, वो जीता है उसके लोगों के लिए। सिक्स, एक सबसे इंपॉर्टेंट इशू विच केम आउट ऑफ इट वाज इन रामायण। राम हमेशा है that he followed a promise despite the fact it is against his personal interest। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट, एक रूलर का एक इम्पॉर्टेंट फीचर ही रहता है कि वो कभी खुद के लिए नहीं जीता। दूसरी बात, रामायण से हमें एक चीज पता चलती है कि राम ने हमेशा अपना एक जो प्रॉमिस किया वो फॉलो किया, उसे फुलफिल किया। भले वो प्रॉमिस उनके इंटरेस्ट में नहीं था, गलत था, फिर भी उन्होंने उस चीज को कंप्लीट किया, उस प्रॉमिस को पूरा फॉलो करा। इससे ये हमें पता चलता है कि भले ही राजा को उसमें नुकसान हो रहा है, बट अगर राजा ने एक बार प्रॉमिस कर दिया, एक बार वर्ड से दिए, देन ही कैन नॉट कम बैक, वो पीछे नहीं हट सकते। महाभारत से हम क्या सीखते हैं कि युधिष्ठिर ऑलवेज फॉलोड द रूल्स बट दिस डज नॉट लीड टू गुड आउटकम्स। दूसरी तरफ हम ये सीखते हैं कि महाभारत में युधिष्ठिर ने अपने वर्ड्स को फॉलो किया, पर उसके जो आउटकम्स आए वो कभी भी अच्छे नहीं है। रामायण में उन्होंने राम ने अगर अपने वर्ड्स को फॉलो किया, अपने प्रॉमिस को फॉलो किया, तो आउटकम्स उसके अच्छे थे। बट महाभारत में ऐसा नहीं हुआ।
saying that law of fish cannot be avoided by blindly following the rules. हमेशा आप रूल्स को blindly follow नहीं कर सकते, लॉ ऑफ फिश को आप हमेशा अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोनों ही एपिक से हमको गवर्नेंस की ये बात पता चलती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है कौटिल्य अर्थशास्त्र, रिटन बाय विष्णुगुप्त कौटिल्य ऑन गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक्स। विष्णुगुप्त कौटिल्य ने ये गवर्नेंस और इकोनॉमिक्स पे लिखा था अर्थशास्त्र। इसमें आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड काफी आपको कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। अब इसके सेलिएंट फीचर्स देखते हैं अर्थशास्त्र। सबसे पहला सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। ये अर्थशास्त्र क्या बोलता है कि अथॉरिटी हमेशा सेंट्रलाइज होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए। दूसरा मेरिटोक्रेसी, अलोकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू एबिलिटी एंड मेरिट। ऐसा नहीं कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को भी दी जाए, वो व्यक्ति उस चीज के लिए आखिर काबिल है भी या नहीं ये देखा ना जाना चाहिए, उसका मेरिट है भी नहीं है कि भी नहीं, तो उसकी एबिलिटी और मेरिट के हिसाब से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दी जानी चाहिए, दैट इज मेरिटोक्रेसी। तीसरा कॉन्सेप्ट वो बोलते हैं स्पाई नेटवर्क। स्पाई नेटवर्क फॉर एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड इंटरनल डिसेंशन। हमेशा जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसे स्पाई छोड़ के रखनी चाहिए, नेटवर्क में उनके स्पाई रहना चाहिए, जिससे उन्हें एक्सटर्नल थ्रेट के बारे में जानकारी मिलती रहे। लोकल इंटरनल जो लोग अगर कोई साजिश रच रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, तो वो उन्हें पता रहनी चाहिए। जासूस नेटवर्क उन्हें क्रिएट हमेशा करना चाहिए। अगली सेलिएंट फीचर है अर्थशास्त्र का डिवीजन, वेरियस फेसेट ऑफ वेरियस गवर्नेंस। ऐसा नहीं कि एक बार जो बता दिया कि हाँ सेंट्रल में ऐसा है, ये मिनिस्ट्री के लिए ऐसा है, ये मिनिस्ट्री के लिए आप ऐसा रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज रखिए और वो हमेशा फॉलो करेगी, नहीं हो सकता है। स्टेट में उसका कुछ रूप दूसरा हो, वहां पे कुछ और रिक्वायरमेंट हो, तो हमेशा गवर्नेंस के भी अलग अलग रूल होते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन गवर्नेंस की जाती है। अगला फीचर है इकोनॉमिक मैनेजमेंट, प्लान, टैक्सेशन, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एटसेट्रा। इकोनॉमिक मैनेजमेंट मतलब प्लान होना चाहिए हमेशा, टैक्सेशन रूल्स होना चाहिए, रिसोर्सेज हमेशा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अलोकेट होना चाहिए, दैट इज इकोनॉमिक मैनेजमेंट। अगला है लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, सोशल जस्टिस वहां पे कैसा हो रहा है, वहां पे जस्टिस प्रॉपरली सर्व हो भी रहा है कि नहीं, जो आपकी प्रजा है, जो आपकी जनता है, पब्लिक है, तो लॉ एंड ऑर्डर भी सिस्टमेटिकली मैनेज होना चाहिए। और लास्ट अर्थशास्त्र बोलता है फॉरेन पॉलिसी के बारे में, अलायंसेस, मिलिट्री, डिफेंस अगेंस्ट आउटसाइड थ्रेट्स, है ना। आपके मित्र देश कौन से हैं, आपके दुश्मन देश कौन से हैं, आपकी मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है, कहीं वो ही तो आपके अगेंस्ट नहीं जा रही। जैसे पाकिस्तान में क्या होता है कि मिलिट्री वहां के रूलर की, वहां के प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की बातें नहीं मानती, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिलिट्री आप ही की बात नहीं मानती। तो ये सब चीजें फॉरेन पॉलिसी में आती है। तो अर्थशास्त्र के ये सेलिएंट फीचर्स है। मेंस के हिसाब से बहुत अच्छे पॉइंट से आप लिखेंगे, एग्जामिनर को, कॉपी चेक करने वाले को बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे इसके, ठीक है। आगे कौटिल्य स्कूल ऑफ थॉट, गवर्नेंस ऑफ किंगडम रिक्वायर्स 4 एरियाज ऑफ नॉलेज। कोई भी जगह है जहां पे गवर्नेंस हो रही है, जहां पे गवर्नमेंट है, उनको 4 चीजों का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहला है दंड नीति, मतलब रूल ऑफ लॉ। लोगों को डर होना चाहिए कि हमने कुछ गलत काम करा तो हमें दंड मिलेगा, वहां पे नीतियां, रूल बना होना चाहिए। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट बोलता है वर्थ, पॉलिसी, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल, इन सब के रूल्स होना चाहिए कि पॉलिटिक्स ऐसा होगा, सोशल काम ऐसे होंगे और कमर्शियल काम ऐसे होंगे। फिर है अन्वी शक्ति, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, फ्रेमवर्क्स, ठीक है। सोशलिज्म देश में, सेक्युलरिज्म लोगों के रिलीजन्स जैसे हैं, उसके बाद कैपिटलिज्म धंधा, लोग काम कैसे करेंगे वहां पे, किस तरीके से वहां पे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होगी कि एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी होगी, अर्बनाइजेशन किस तरीके से होगा, उसका प्रॉपर सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क होना चाहिए। और चौथा है त्रयी, फर्स्ट 3 वेद कल्चरल टेक्स्ट, ऋग, साम, यजुर। त्रयी का मतलब है जो सबसे पहले 3 वेद हैं कल्चरल टेक्स्ट, ऋग, साम, यजुर, इन तीनों में से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो किसी गवर्नेंस को चलाने में बहुत जरूरी, वो हमें वहां से उठाना है। अथर्ववेद उस टाइम तक इंफॉर्मेशन में नहीं था, इसलिए अर्थशास्त्र था तो सही, बट उसमें ऐसी कोई गवर्नेंस की कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया तो उसमें मैजिकल फॉर्मूलाज और वो सब चीजें, तो वो गवर्नेंस से रिलेटेड नहीं है। इसलिए ऋग, साम, यजुर इन तीनों वेद में से इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है, दैट इज 3। तो कौटिल्य स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि किसी भी किंगडम को गवर्न करने के लिए ये 4 चीजें उस किंगडम में होना चाहिए, दंड नीति, वर्थ, अन्वी शक्ति, 3। अगला है सिग्निफिकेंस ऑफ कौटिल्य इन इंडियन गवर्नेंस। इंडियन गवर्नेंस में
क्या इसका सिग्निफिकेंस रहा? एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, ब्यूरोक्रेसी, हेराकी, डिवीजन ऑफ लेबर। जब हमने हमारे गवर्नेंस में इसको अडॉप्ट किया अर्थशास्त्र को, तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी मिली, ब्यूरोक्रेट्स हमें समझ में आए कि वो कैसा उनकी फंक्शनिंग रहेगी, वो कैसे काम करेंगे, हायरार्की क्या रहेगी, और लेबर डिवीजन किस तरीके का रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हमें पता चली, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, ट्रेड लॉस कैसे होंगे, रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे होगा, रिसोर्स अलोकेशन कैसा होगा। तीसरी चीज हमें पता चली डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी, यानी ट्रीटीज कैसे होने चाहिए, हमारी अलायंसेस टू प्रोटेक्ट स्टेट इंटरेस्ट कैसी होनी चाहिए, हमारे मित्र देश, हमारे दुश्मन देश, हमारे थ्रेट्स, हमारे मिलिट्री, ये सब चीजें। फिर आया एथिकल गवर्नेंस, गाइडेड बाय जस्टिस फेयरनेस, कि हमारे यहाँ प्रॉपर डिलीवर ऑफ जस्टिस हो रहा है कि नहीं, टाइमली डिलीवरेंस ऑफ जस्टिस हो भी रहा है कि नहीं, फेयरनेस है कि नहीं, गलत तो नहीं हो रहा है किसी के साथ। नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस टैक्टिक्स, इंटेलिजेंस गैदरिंग, किस तरीके से हम हमारे देश को बचा सकते हैं, डिफेंस कर सकते हैं, इंटेलिजेंस कैसे गैदर कर सकते हैं। पब्लिक वेलफेयर, प्रमोट सोशल जस्टिस, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड पावर्टी एलिविएशन, ये सब चीजें हम कैसे करेंगे पब्लिक वेलफेयर में, ठीक है, पावर्टी कैसे आप हटाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कैसे करोगे। और लीगल फ्रेमवर्क, लीगल प्रोविजन ऑफ अर्थशास्त्र यूज्ड इन टुडेज लीगल सिस्टम, आज के लीगल सिस्टम में आप लीगल प्रोविजन अर्थशास्त्र में से निकालिए, वो काफी इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ कौटिल्यन इंडियन गवर्नेंस, कौटिल्यस अर्थशास्त्र इंडियन गवर्नेंस। अब अगला एक कॉन्सेप्ट आता है सप्तांग मॉडल, वर्ड से हमको समझ में आ रहा है 7, क्या चीजें हैं। मेन आइडिया इन कौटिल्यस अर्थशास्त्र विच रिफर्स टू 7 फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ अ स्टेट, 7 फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ अ स्टेट जो होना चाहिए, जो कहा जाए कि 7 लिम्स के बराबर है, 7 हाथ पैर के बराबर है किसी स्टेट के, वो क्या है। सबसे पहला है स्वामी, जो रूलर है। दूसरा है जनपद, जो स्टेट है, जो लोग जनता रहती है। तीसरा है कोष, दैट इज उस स्टेट की ट्रेजरी। अमत्य, यानी कि उस स्टेट में हेड करने वाले मिनिस्टर्स। पांचवा दुर्ग, वहां का फोर्टिफिकेशन, उस स्टेट की मिलिट्री, ये किस तरह की है। छठा है दंड, दंड, वहां पे दंड कैसा, दंड संहिता कैसी है वहां की, कि अगर किसी ने कुछ गलत किया तो उसे पनिशमेंट किस तरीके से दिया जाएगा, और किस क्राइम का क्या पनिशमेंट रहेगा, ये भी। और सातवां है मित्र, फॉरेन पॉलिसी और अलाइज उस स्टेट कैसी है। ये सप्तांग मॉडल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सप्तांग मॉडल प्रीलिम्स में भी आ जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से है, स्वामी, जनपद, कोष, अमत्य, दुर्ग, दंड, मित्र। अब जो तीसरा सोर्स है, यहाँ पे हमारा अर्थशास्त्र खत्म होता है। तीसरा सोर्स जो इंडियन गवर्नेंस का है, वो है अशोक के धम्म। His धम्म places strong emphasis on moral obligation and righteousness, ठीक है। moral obligations पे ये ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, हिस्ट्री वाला आप मेरा वीडियो देखिएगा मैंने उसमें आपको बताया कि अशोक जो थे, वो उन्होंने बाद में बैटल करना बंद कर दिया था, वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे, उनके बच्चे भी दोनों बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे, इसलिए ये मॉरल ऑब्लिगेशंस पे ज्यादा काम करते हैं। इट एनकम्पास जस्टिस, एथिक्स, ही इनकॉर्पोरेटेड बुद्धिस्ट टीचिंग इन हिज पॉलिसी, उनकी पॉलिसीज में बुद्धिस्ट टीचिंग्स को, रिलीजियस टीचिंग्स को इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया था। चौथा सोर्स जो है गवर्नेंस का, वो है कमंडक्यास नीतिसार। अब ये देखिए, अर्थशास्त्र was replaced by धर्मशास्त्र and मनुस्मृति which focused on personal laws and caste system। अब अर्थशास्त्र में जेंडर बेस्ड कोई डिफरेंस नहीं था, कास्ट बेस्ड नहीं था, बट जब कमंडक्यास नीतिसार आया तो उसमें चेंजेस आए, धर्मशास्त्र में धर्मशास्त्र आ गया और मनुस्मृति आ गई, विच ब्रॉट कास्ट सिस्टम एंड पर्सनल लॉज, ठीक है। हालांकि कमंडकीय ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र को भी आगे लेके आया, उनके भी कुछ पॉइंट्स लेके आए, क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग थे, वो पुराने थे, तो ही ब्रॉट दिस ऑल्सो विथ हिम एंड हेल्प चंद्रगुप्त बिल्ड द मौर्यन एम्पायर। और फिर यहीं से इन्हीं नीतियों के थ्रू चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे, ठीक है क्योंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र को ही यूज करके, कौटिल्य अनदर नेम इज चाणक्य, तो वही सब चीजें उनकी अर्थशास्त्र को पढ़कर कहना चाहिए चंद्रगुप्त ने इतना बड़ा एम्पायर बसाया था, तो कमंडकीय उसको इग्नोर नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने नीतिसार के साथ अर्थशास्त्र को भी आगे लेकर आया।
नीतिसार इज शॉर्टर देन अर्थशास्त्र। नीतिसार जो है एक्चुअली दिस इज शॉर्ट वर्जन ऑफ अर्थशास्त्र एंड इज टिल्टेड टुवर्ड्स मिलिट्री अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, डज नॉट डेवलप मच इनटू इकोनॉमिक पॉलिसी, म्युनिसिपल टैक्सेशन, अदर इश्यूज। ठीक है, ये टैक्सेशन में, इकोनॉमिक पॉलिसी में, कमर्शियल पॉलिसी, इसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता है। जो नीति सार है ये बेसिकली मिलिट्री में इंटरनेशनल रिलेशंस पे फोकस करता है। अर्थशास्त्र क्या करता है, ये टैक्सेशन, कमर्शियल, ये सब भी इंक्लूड करता है मिलिट्री के साथ, इसलिए अर्थशास्त्र बड़ा है, नीति सार छोटा है। अब हम देख लेते हैं इसके दोनों के कंपैरिजन। फीचर नीति सार अर्थशास्त्र, इसके ऑथर कौन है, कमंडकिया, इसके हैं कौटिल्य कह लें, या हम उन्हें विष्णुगुप्त कह लें, या हम चाणक्य कह लें, एक ही नाम है। पीरियड ये 4th से 5th सेंचुरी के में आया, और ये 2 से 2nd से 3rd सेंचुरी तक आया। पहले अर्थशास्त्र आया, फिर नीति सार आया। फोकस नीति सार का था एथिक्स, मोरालिटी, पर्सनल कंडक्ट पे। अर्थशास्त्र का था इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स पे। ठीक है, पर्सनल अफेयर्स पे ज्यादा, इसलिए पर्सनल लॉज बने थे नीति सार में। ठीक है, कंटेंट इसका था धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसका था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट डिप्लोमेसी, वॉरफेयर एंड जस्टिस। ठीक है, स्टाइल थी इसकी फिलोसॉफिकल एंड डाइडेक्टिक। डाइडेक्टिक मतलब टेलिंग रादर देन लेटिंग देम थिंक, मतलब किसी को सोचने देने से पहले उसको बता दो कि तुमको ऐसा करना है, दैट इज डाइडेक्टिक, डिक्टेशन जिसे कहते हैं। तो स्टाइल इसकी थी फिलोसॉफिकल एंड डाइडेक्टिक, और अर्थशास्त्र की थी प्रेगमेटिक एंड प्रैक्टिकल, जो आप कर सकते हो इजीली अप्लाई। ठीक है, यह अर्थशास्त्र का था। देख लिया कमंडकीय नीति सार के बारे में, इतना जानना जरूरी है। पांचवा एक इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो है माधव राव लेक्चर। इट हिंट्स ऑन द आर्ट एंड साइंस ऑफ गवर्नमेंट डिलीवर्ड इन 1881 टू सयाजी राव गायकवाड़, 3 young Maharaja of Baroda, to uphold धर्म with modern European idea of limited sovereignty। ठीक है, आर्ट एंड साइंस ऑफ गवर्नमेंट डिलीवर्ड इन 1881 में डिलीवर हुआ टू सयाजी राव गायकवाड़ को। इन्होंने एक्चुअली, सयाजी राव गायकवाड़ बड़ौदा के राजा थे, उनको माधव राव ने कुछ लेक्चर्स दिए थे रिलेटेड टू धर्म विथ मॉडर्न यूरोपियन आइडियल ऑफ लिमिटेड सोवर्निटी, जहां से आप लिमिटेड बाहर इंटरफेरेंस अलाउ करो। तो ये जो लेक्चर उन्होंने दिया था, ये एक्चुअली माधव राव लेक्चर के नाम से फेमस हो गया। उसमें कई चीजें हमने गवर्नेंस में ली है। Rao warns the prince on taking mighty empire, tells importance of public work, infrastructure, education, etc. जब वो बड़ौदा के राजा बन रहे थे, तब माधव राव ने बताया था, वॉर्न किया था कि जब आप बड़े किसी एम्पायर को लेते हो तो आपको उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होती है कि आप पब्लिक वर्क्स भी आपको देखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, उसका एजुकेशन, सब कुछ देखना है। और इससे बाद में बड़ौदा एक काफी सफल एम्पायर बना था, काफी सक्सेसफुल था सयाजी राव गायकवाड़ 3 का। अब आप बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला है पार्टिसिपेटरी, अलाउस पब्लिक टू पार्टिसिपेट। आप जो जनता है, पब्लिक है, उसको भी पार्टिसिपेट करवाइए। दूसरा है कंसेंसस ओरिएंटेड, मीडिएट्स कॉन्फ्लिक्टिंग सोसाइटल इंटरेस्ट बाय एस्टेब्लिशिंग ब्रॉड कंसेंसस। ठीक है, मतलब कि सोसाइटी के जो इंटरेस्ट है उस पे आप सबकी सहमति लेके कोई काम कीजिए। जो भी कॉन्फ्लिक्ट वाले एरियाज है वहां पे सहमति लेके काम कीजिए, तो कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ठीक है, तीसरा है ट्रांसपेरेंट, रूल्स एंड रेगुलेशंस आप हमेशा फॉलो कीजिए। ट्रांसपेरेंसी इन एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग इज गारंटीड बाय आरटीआई। एग्जीक्यूटिव में अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो कौन गारंटी? आरटीआई एक्ट के राइट टू इंफॉर्मेशन में मिलता है हमको। अकाउंटेबल, आंसरेबिलिटी, सैंक्शन, रिड्रेस एंड सिस्टम इम्प्रूवमेंट। हमेशा अकाउंटेबल गवर्नमेंट होना चाहिए। कुछ भी हुआ हो तो जिम्मेदारी लेना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरे को नहीं पता था, ये मेरे उसमें नहीं आता है, नहीं, दैट गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल। रिस्पॉन्सिव, एड्रेस कंप्लेन, जो भी कंप्लेन आई है उसकी हमेशा रिस्पॉन्स दीजिए, आप रिस्पॉन्सिव रहिए। छठा, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का हमेशा बेस्ट पॉसिबल यूज कीजिए। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी फील इंक्लूडेड। जितने भी मेंबर्स है सोसाइटी के, दे मस्ट फील इंक्लूडेड, कि हाँ हमें भी इंक्लूड किया गया, हमसे भी पूछा गया, हमारी भी राय ली गई। ठीक है, और फॉलोज द रूल ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, हमेशा आप ह्यूमन राइट्स को फॉलो कीजिए। कौटिल्य ऑन गुड गवर्नेंस, कौटिल्य ने क्या कहा गुड गवर्नेंस पे? इफेक्टिवली लीड द एडमिनिस्ट्रेशन,
गो इन द मिडिल ग्राउंड टू अवॉइड गोइंग टू फार विदाउट लूजिंग साइट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। हमेशा आप ग्राउंड के जो भी मैटर है उसके बीच में जाके देखिए, इतना दूर से खड़े होके मत देखिए कि आपका ऑब्जेक्टिव ही आप भूल जाए कि आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने आए या लोगों की प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिजर्व स्टेट लॉ एंड ऑर्डर। स्टेट का हमेशा लॉ एंड ऑर्डर हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। गिव एम्प्लॉयज सेट पे बेनिफिट। हमेशा एम्प्लॉयज को एक सेट पे होना चाहिए, बेनिफिट्स मिलना चाहिए उनके काम के, तो वो काफी एक्टिव रहते हैं, काफी खुश रहते हैं। हाईलाइट द ऑथर्स। जो हमेशा ऑथर्स को आप हाईलाइट कीजिए, जिसने जो चीज बताई है, जिसका क्रेडिट जिसे देना है, यू हैव टू हैव अ मॉरली एंड एथिकली अपराइट लाइफ। कंबाइन हिज पर्सनैलिटी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पर्सनैलिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ मैच कीजिए। ऐसा नहीं कि हम किंग है तो किंग के उसमें ही आप लगे हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ आपका ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैनेजरियल स्किल्स आप में होनी चाहिए। फर्म एक्शन अगेंस्ट डिसऑनेस्ट ऑफिशियल्स। जो ऑफिशियल्स डिसऑनेस्ट हैं उनके अगेंस्ट आप एक्शन लीजिए, और जो गलत ऑफिशियल्स हैं उनकी जगह पे आप सही मिनिस्टर्स को प्लेस भी कीजिए, तो फिर आपके यहाँ गुड गवर्नेंस रहेगी। ये कौटिल्य ने कहा गुड गवर्नेंस पे। अब प्लेटो ने क्या कहा गुड गवर्नेंस पे? मैन एंड वुमेन कैन बी किंग। प्लेटो कहता था कि राजा मैन वुमेन कोई भी हो सकता है। शुड बी इंटेलिजेंट, डिपेंडेबल एंड ब्रेव। इंडिपेंडेंट इन द सेंस डिसीजन लेने में, बट डिपेंडेंट इन डिस्कसिंग द डिसीजन, कि आप डिस्कस करके कोई भी डिसीजन पे पहुंचते। ठीक है, वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, डिपेंडेबल होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए। तीसरा, वर्च्यू ऑफ जस्टिस नोबिलिटी शुड बी नोन। जस्टिस क्यों जरूरी है, बीइंग नोबल क्यों जरूरी है, उसे पता होना चाहिए। गुडनेस अल्टीमेट स्टेट, नॉट जस्ट अ कॉन्सेप्ट। गुडनेस एक सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं कि पढ़ लिया होगा, नहीं, ये स्टेट ऑफ द माइंड है। हमें दिमाग में पता होना चाहिए कि नहीं, यू हैव टू बी गुड, योर गवर्नेंस शुड बी गुड। नो गवर्नमेंट कैन रन फॉर पर्सनल इंटरेस्ट। कोई भी गवर्नमेंट पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, खुद की अच्छाई के लिए रन नहीं करती, फॉर द पब्लिक इन जनरल वो रन करती है। ऑल सिटीजन एंड सोशल ग्रुप शुड बी ट्रीटेड इक्वली। सारे सिटीजन, सारे सोशल ग्रुप, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, वो इक्वली ट्रीट होने चाहिए। फिर आते हैं एरिस्टोटल। अभी हमने प्लेटो देखा, एरिस्टोटल ने क्या कहा गुड गवर्नेंस पे? सिटीजन शुड पार्टिसिपेट इन असेंबली, सर्विंग इन जूरीज टू अपहोल्ड लॉज। पीसफुल स्टेट इज मेन कंसर्न ऑफ एरिस्टोटल स्टडी। पीसफुली कोई भी काम होना चाहिए। कोई भी काम कॉन्फ्लिक्ट के साथ, झगड़े के साथ हो तो वो पीसफुल नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स शुड बी टीच्ड टू सर्व सिटीज कॉमन गुड। स्टूडेंट्स जो हैं, दे शुड बी टॉट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि हमें सिटी का, स्टेट का कॉमन गुड के बारे में सोचना है। ठीक है, ये एरिस्टोटल का कहना था। अब आता है अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर। टर्क्स कैप्चर्ड। अब यूरोपियन पावर कैसे धीरे धीरे इंडिया में आई और उसके बाद ब्रिटिशर्स कैसे आए, कैसे एक्ट्स बने, वो हम डिस्कस करते हैं। अराइवल ऑफ यूरोपियन। टर्क्स कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 एडी, और इन्होंने इंडिया एंड यूरोप का रास्ता बंद कर दिया था, ट्रेड करते थे। ठीक है, तो टर्क्स ने बंद कर दिया। अराइवल ऑफ पोर्चुगीज इन 15th सेंचुरी। वास्को डी गामा इंडिया कब आया था? 1498 में, और ये यहां से एक्सटर्नल कंट्रोल की शुरुआत हुई, जब वास्को डी गामा एक पोर्चुगीज था, वो इंडिया आया। क्यों इंडिया? वो यहां से आया था समुद्र के रास्ते से, क्योंकि टर्क्स ने ब्लॉक कर दिया था इंडिया और यूरोप का रास्ता, इसीलिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ओपनड फैक्ट्री इन सूरत इन 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री सूरत में 1600 में खोली थी सबसे पहले। 1639 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास एक्वायर करा था लोकल नायक से, एंड बिल्ट फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज बना हुआ है मद्रास में, वो उन्होंने बनाया था, और जो लोकल नायक थे उनसे मद्रास का रूल उन्होंने ले लिया था। औरंगजेब की डेथ के बाद कॉन्फ्लिक्ट ये उठा कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में। उस टाइम पे बंगाल कहना चाहिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस थी, जहां से कहा जा सकता था कि पूरा इंडिया कंट्रोल है। मतलब किसने बंगाल पे, मद्रास पे, एक सूरत पे, इन सब पे बड़ी बड़ी जगहों पे जिसने कब्जा कर लिया, मतलब वो रूलर मान लिया जाता था। तो औरंगजेब की डेथ के बाद नवाब ऑफ बंगाल और कंपनी के बीच में
डिस्प्यूट हुआ। रॉबर्ट क्लाइव इंडिया आया, कंपनी डिफीटेड सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में कंपनी ने सिराजुद्दौला को हराया, जो कि नवाब ऑफ बंगाल था उस समय पे, जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ पलासी, जो 1757 में हुआ था, और ब्रिटिशर्स ने बंगाल के ऊपर कब्जा जमा लिया। सिराजुद्दौला को, शॉर्ट में फिर से मैं बोलती हूँ, कंपनी ने सिराजुद्दौला को हराया था 1757 में। बंगाल का नवाब था ये, और कंपनी की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बैटल ऑफ पलासी हुआ 1757 में, और ब्रिटिशर्स जीत गए और बंगाल पे कंट्रोल आ गया। फिर हुआ बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, और उसमें कंपनी के पास कंट्रोल आ गया बंगाल, बिहार और औध। औध मतलब अवध। लॉर्ड क्लाइव, अब जब इनके ऊपर बक्सर के बैटल के बाद बंगाल, बिहार और तीनों का कंट्रोल आ गया, तो लॉर्ड क्लाइव ने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करी, किसके साथ? शुजा-उद-दौला के साथ 1765 में। इसमें कंपनी एज दीवान कलेक्टेड द रेवेन्यू, कंपनी ने सारे दीवानी राइट्स ले ली थी, मतलब रेवेन्यू तो सब मैं लूंगा, पर आप टेरिटरी को संभालने की जिम्मेदारी, रिसोर्सेस उनके पास अवेलेबल कराने की जिम्मेदारी, सेफ्टी की जिम्मेदारी सब किसको दी हुई थी? निजाम को। निजाम एज अ डेप्यूटी वहां पे अपॉइंट कर रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया था डबल गवर्नेंस का रूल, ठीक है। had all the administrative responsibility. This led to governance without responsibility and led to the outbreak of famine. एक काफी टेरिबल फेमाइन हुआ था, मतलब गवर्नमेंट तो उन्होंने अपने हाथ में ले ली, राइट्स तो सारे ले लिए, दीवानी रेवेन्यू लेने लग गए, पर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज निजाम के हाथ में दी। अब निजाम के पास अगर पैसा नहीं होगा तो वो रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करेगा, और इसी की वजह से एक टेरिबल फेमाइन हुआ था। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स टुक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल एंड अबॉलिश्ड डुअल सिस्टम। ये था डुअल सिस्टम। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने अपने हाथ में लिया बंगाल का पूरा कंट्रोल और डुअल सिस्टम को खत्म करा 1772 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। ये वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ पे आ गए थे 1772 में, हमने पढ़ा था डुअल सिस्टम इन्होंने खत्म करा था। फिर आया रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग्स थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। बॉम्बे और मद्रास को बंगाल का सबऑर्डिनेट बना दिया गया। यहाँ पे कंपनी के ऊपर कंट्रोल लगाया गया कि वो किसी भी लोगों से किसी भी तरह का ब्राइब या कोई गिफ्ट नहीं लेंगे, है ना। कंपनी अपनी मनमानी करने लग गई थी, तो ब्राइब एंड गिफ्ट पे प्रोहिबिशन किया गया। कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर कंपनी स्ट्रेंथेंड। कंट्रोल, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था कंपनी पे, ये स्ट्रेंथेंड गया, ताकत बढ़ गई उसकी, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल बढ़ा लिया। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये मैंने पॉइंट वाइज लिखे हैं ताकि आपको भी याद करने में इजी हो। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसे लिख लीजिएगा, और अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, आप मुझसे ये हैंड रिटन नोट्स मेरे ले भी सकते हैं। कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया इसके बाद। देखिए क्रोनोलॉजी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि रेगुलर 3-4 एक्ट से दिए और क्रोनोलॉजिकली जमा हो, तो रेगुलेटिंग एक्ट पहले, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया, ठीक है। इसका क्या फीचर थे? कंपनी इंडियन टेरिटरीज फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशन। पहली बार कंपनी की जितनी भी ओन्ड टेरिटरीज थी इंडिया में, उन्हें कहा गया ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। इन्होंने इसमें कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस जो थे कंपनी के, उसमें डिस्टिंग्विश किया। गवर्नर जनरल काउंसिल जो थी, इसको रिड्यूस कर दी गई 4 से 3 मेंबर, 4 लोग थे गवर्नर जनरल के काउंसिल में, उसे 3 कर दिया गया। डबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई डबल गवर्नमेंट, यानी कि डुअल सिस्टम नहीं, यहाँ कंफ्यूज नहीं होगा। डबल गवर्नमेंट यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स देखेंगे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स देखेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। फिर आया पिट्स इंडिया अमेंडमेंट एक्ट 1786 में, है ना। गवर्नर जनरल जो है इन्हें वीटो पावर दे दी गई। लॉर्ड कॉर्नवेलिस केम एज नेक्स्ट गवर्नर जनरल। अगले वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद कौन आ गए? लॉर्ड कॉर्नवेलिस।
ऑफिस ऑफ कमांडर इन चीफ एंड गवर्नर जनरल इन्हें मर्ज कर दिया, कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल एक हो गए। फिर आता है चार्टर एक्ट 1833। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब बन गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, चार्टर एक्ट 1833 में। तीसरे जो गवर्नर जनरल आए वो थे विलियम बेंटिक, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। लॉज मेड अंडर प्रीवियस एक्ट जो थे, प्रीवियस एक्ट में जितने भी लॉज बने हुए थे उन्हें कहा गया एक्ट्स, सॉरी रेगुलेशंस, और इनके बाद जितने भी लॉज बने वो सब हो गए एक्ट्स इस एक्ट के बाद में। एंडेड कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ कंपनी एंड मेड इट प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया कंपनी को, कमर्शियल एक्टिविटीज टोटल बंद कर दी गई। ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज के लिए पहली बार आया। फोर्थ मेंबर लॉयर एडेड टू गवर्नर जनरल काउंसिल। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर्स 4 से 3 कर दिए यहाँ पे, है ना। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में गवर्नर जनरल काउंसिल में 4 लोग थे, उसे रिड्यूस करके 3 करा था। अब ये इसमें चार्टर एक्ट 1833 में वापस से 3 से 4 मेंबर्स कर दिए गए गवर्नर जनरल काउंसिल के उसमें, और फोर्थ मेंबर जो था वो होना चाहिए लॉयर, ठीक है। फिर आया चार्टर एक्ट 1853, सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के करे गए। दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल केम टू बी नोन एज सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसे यहां से कहा गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें 12 मेंबर्स थे और 4 जो थे वो लोकल रिप्रेजेंट करते थे लोकल लोगों को। दिस वाज नोन एज मिनी पार्लियामेंट। ये वर्ड कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मिनी पार्लियामेंट 1853 में का। फिर आया जीओआई एक्ट 1858, इसमें चौथे जो वाइसरॉय हुए इंडिया के वो थे लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। क्राउन रूल यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, राजा। एक्ट कॉल्ड गुड गवर्नेंस एक्ट, इस एक्ट को कहा गया गुड गवर्नेंस एक्ट। डबल गवर्नमेंट जो थी वो अबॉलिश कर दी गई। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू बी वाइसरॉय ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल जो है इंडिया का अब इसे कहा जाएगा वाइसरॉय ऑफ इंडिया, पहले वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज क्रिएटेड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ये क्रिएट हुए थे जीओआई एक्ट 1858 में, और ये रिस्पॉन्सिबल थे इंडिया का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए। फिर आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियंस इंट्रोड्यूस्ड टू लॉ मेकिंग प्रोसेस। इंडियंस जो है ये लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंट्रोड्यूस हुए, जस्ट इंट्रोड्यूस हुए, वो नेगोशिएशन नहीं कर सकते थे। डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, बॉम्बे एंड मद्रास का दोनों को अपनी अपनी पावर दी गई। फिफ्थ मेंबर, चौथा मेंबर लॉयर को जोड़ा था, पांचवा मेंबर जोड़ा गया ज्यूरिस्ट एडेड टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ज्यूरिस्ट वो लॉयर था, ये ज्यूरिस्ट। पोर्टफोलियो सिस्टम इसमें रिकॉग्नाइज किया, हर मिनिस्ट्री का अपना अपना जैसे पोर्टफोलियो होता है ना, वो पोर्टफोलियो सिस्टम इसमें रिकॉग्नाइज किया गया 1861। फिर आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इट गेव लेजिस्लेटिव काउंसिल पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट विदाउट राइट टू वोट। इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर दी गई कि वो डिस्कस कर सकते हैं बजट को, बट दे कैन नॉट वोट, ठीक है। कैन एड्रेस क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव विदाउट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन पर रिटर्न उसके ऊपर उन्होंने जो जवाब दिया उस पर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, सिर्फ उन्हें पूछने की इजाजत दी गई। अनसेड सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस, अनसेड सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कहा जाता है मॉर्ले मिंटो। मॉर्ले जो था वो बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, और मिंटो जो था दैट वाज वाइसराय, उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मेंबर्स वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एंड कैन मेक अ रिजोल्यूशन। यहाँ पे इन्हें इजाजत दी गई कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, रिजोल्यूशन भी चला सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसराय एंड गवर्नर, इंडियंस पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आए वाइसराय और गवर्नर के। सत्येंद्र सिन्हा ऐसे पहले इंडियन थे जिन्होंने वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था। वन लाइनर्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट।
इनडायरेक्ट इलेक्शन ये ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड हुआ। यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ था नाम मात्र 1900 इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में ये ऑफिशियली इंट्रोड्यूस हुआ। लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, मुस्लिम मेंबर्स टू बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर्स। यहाँ पे कम्युनलिज्म आया 1909 में, किस सिर्फ एक जाति के लिए, दैट वाज मुस्लिम। ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम मेंबर्स वोट करते थे मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनलिज्म 1909 में आ चुका था। फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1990। ये था मॉन्टेक कैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1990। मॉन्टेक जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, जो 1917 से 1922 तक थे, और कैम्सफोर्ड यहाँ के वाइसरॉय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, जो 1960 से 1921 तक थे। ट्रेसेस ऑफ फेडरलिज्म इंडिया में यहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग अलग किया गया था। डुअल गवर्नमेंट एट प्रोविंसेस, प्रोविंसेस में डबल गवर्नमेंट काम करने लग गई थी। इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरलिज्म एट द सेंटर, अपर हाउस और लोअर हाउस ये इंट्रोड्यूस हो गए थे। डायरेक्ट इलेक्शंस आ चुके थे, होने भी लग गए थे। सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सटेंडेड टू सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियंस। वेरी इंपॉर्टेंट, अगली चार जातियों को जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट मिला वो थे सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियन। ठीक है, और ये जो था आपका 1909 वाला, इसमें सिर्फ मुस्लिम्स को दिया गया, बट 1919 में चार और को जोड़ दिया गया। ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, लंदन में हाई कमिश्नर फॉर इंडिया का ऑफिस खोल दिया गया। और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926, यानी आप यूपीएससी भी कह सकते हैं, 1926 में। यूनियन हम उस टाइम कहते नहीं थे, इसलिए यूपीएससी नहीं लिखा मैंने, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में आया। देखिए, सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सेंट्रल सब्जेक्ट, एक होते हैं प्रोविंशियल सब्जेक्ट। सेंट्रल सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, ये ऐसे इसमें वो वाले फील्ड सेक्टर्स आ जाते हैं जिन्हें एक्सक्लूसिवली गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ रखा गया, वो इस पे डिस्कशन कर सकते थे, डिसीजन ले सकते थे। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वो थे जिनका डिवोल्यूशन ऑफ पावर लोकल लेवल पे किया गया। ठीक है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर एट लोकल। प्रोविंशियल में आते हैं रिजर्व और ट्रांसफर। अब लोकल पे ट्रांसफर तो हो गए, पर वहां पे भी दो सब्जेक्ट आ गए, रिजर्व एंड ट्रांसफर। ऐसे सब्जेक्ट्स जिन्हें गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनके पास रखा गया, और ये किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं थे अपने डिसीजन के लिए, किसी को भी जवाब नहीं देना था। और ट्रांसफर सब्जेक्ट वो मिनिस्टर्स जो लोकल पे काम करते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल थे डायरेक्ट लेजिस्लेचर। ठीक है, ये होते हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। जीओआई एक्ट 1935 की बात करते हैं, यहाँ पे आ गया ऑल इंडिया फेडरेशन। ठीक है, सेंटर और स्टेट दो अलग अलग काम करने लग गए। सब्जेक्ट्स जो थे इन्हें तीन सब्जेक्ट्स बनाए गए, फेडरल, प्रोविंशियल, रेसिडुअरी। फेडरल जो सेंटर के पास हो, प्रोविंशियल जो स्टेट के पास हो, बचे कुछ जो किसी के पास नहीं है वो किसके पास है, रेसिडुअरी भी सेंटर के पास में। रेसिडुअरी पावर्स किसको देगी, दे दी गई वाइसरॉय को। वही है रेसिडुअरी पावर्स फेडरल के पास, फेडरल में कौन है, वाइसरॉय। यहाँ पे डायरेक्टी को खत्म कर दिया गया एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई। ठीक है, डायरेक्टी कहाँ पर थी, सेंटर में। इलेक्टोरेटेड फॉर डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन, लेबरर। अब देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट, यहाँ पे तीन और लोगों को जोड़ा गया, डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन एंड लेबरर्स। आरबीआई आया 1934 में, जीओआई एक्ट 1935 में ही आया था आरबीआई। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पीएससी और जॉइंट पीएससी, ये भी इसी समय आया। फेडरल कोर्ट आया 1937 में, जिसे आज हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो फेडरल कोर्ट आया 1937। अगला जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। इसमें दोनों के लिए अलग अलग असेंबलीज बनी। इसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स थे उस टाइम इंडिया में, उन्हें ऑप्शन दिया गया कि या तो आप इंडिया में आ जाओ, या आप पाकिस्तान में आ जाओ, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहो। ये था इंडिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन।
टू सेपरेट गवर्नर जनरल्स अपॉइंट किए गए, इंडिया के लिए अलग, पाकिस्तान के लिए अलग। इंट्रोड्यूस प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप, सिटीजनशिप के प्रोविजंस भी है, कौन यहाँ का सिटीजन कहलाएगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखिए। लॉर्ड माउंटबेटन, ये लास्ट वॉइस रॉय थे ब्रिटिश एम्पायर के और फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ब्रिटिश एम्पायर खत्म हो गया था तो ये लास्ट वॉइस रॉय थे, पर चूंकि इंडिपेंडेंट इंडिया था और गवर्नर जनरल की पोस्ट थी तो लॉर्ड माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी हुए। सी राजगोपाल गोपालाचारी succeeded Mountbatten as Governor General of India for 48 से 50, 1948 से 50 तक सी राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे और 50 के बाद ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, सबसे पहले नेम्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ। क्या हुआ 1950 में ये जो टाइटल था ये अबॉलिश हो गया, ठीक है। तो इसलिए अब जो ये था आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट थी इसे बना दी गई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और पहले प्रेसिडेंट इंडिया के कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। दस अ सोवरेन इंडिया वाज बोर्न इन 1947, एक ऐसा इंडिया जिसपे सोवरनिटी थी, बाहर से अनवांटेड इंटरफेरेंस नहीं था, उसका बर्थ हुआ 1947। तो ये इसीलिए कहा जाता है 1947 क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये एक ऐसा एक्ट है जिसने बेसिकली दो अलग अलग यूनियन को जन्म दिया, एक इंडिया एक पाकिस्तान को, ठीक है। और 1950 के बाद भले वो गवर्नर जनरल की पोस्ट हटी थी, पर 47 में हम कहते हैं कि इंडिया का जन्म हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। हाँ, मैं आपसे कह रही थी कि अगर आप, ये चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप लिख लेते हैं वेरी गुड, नहीं लिख रहे हैं, आपको मेरे ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको ईमेल भी कर सकती हूँ और आपको हार्ड कॉपी भी पहुंचा सकती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर मैं जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आऊंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने और भी एस्पिरेंट फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।